मैं राजा और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में सभी पार्टी अपने-अपने जो प्रत्याशी है उनको उतार रही है मैदान पर। ऐसे में बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे जानेंगे कि बहुजन मुक्ति पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सर, हम आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और धन्यवाद। राजकुमार जी जो मूल निवासी नायक के संपादक है, चैनल पर स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परविंदर सर, देखिए चुनाव नजदीक है, आ गए हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगी? किन पार्टियों के साथ गठबंधन है बहुजन मुक्ति पार्टी का? देखिए, भारत की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है आज की तारीख में, जी। कोई भी दल इंडिपेंडेंट लड़ने की स्थिति में आज की तारीख में भारत में नहीं है। इसलिए ये गठबंधन का कॉन्सेप्ट लाया गया। आपको मालूम होगा कि देश में दो गठबंधनों के बारे में बड़े पैमाने पर न्यूज चैनलों पर, टीवी पे चर्चा होती है। जी। एनडीए गठबंधन जो सत्ताधारी दल बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया है, 38 दल में शामिल हैं, ऐसा मीडिया के द्वारा खबरों में बताया जाता है। दूसरा है इंडिया गठबंधन जो है, जो पहले यूपीए गठबंधन हुआ करता था, वो कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है। तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में बहुत सारे दल, ममता बनर्जी और स्टालिन वगैरह, इन सभी लोगों ने शामिलात चुनाव करने का फैसला लिया था। मगर उस वक्त नीतीश कुमार जी भी साथ में थे, मगर अभी वो टूटते हुए, कमजोर होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने बड़े समय तक, लंबे समय तक देश में शासन किया और उनको लग रहा है कि हमारी सुनवाई वहां नहीं हो रही है। और कांग्रेस को भी ये बात सोचना चाहिए कि कांग्रेस गठबंधन जो है वो अकेले के दम पर, कांग्रेस पार्टी जब तक सीट शेयरिंग का काम ठीक से नहीं होगा, स्थानीय दलों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, उनका अपना जी। प्रभाव क्षेत्र है, तब तक वो बीजेपी को हराना संभव नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये दोनों गठबंधनों के बारे में चर्चा तो हो रही है, मगर तीसरा एक बड़ा गठबंधन है जो इनसे अलग थलग है और वो बहुत मायने रखता है अपने आप में। उसका नाम राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, जिसके राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय वामन मेश्राम साहब हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी उसी का एक हिस्सा है। हमारे जी। नेता वामन मेश्राम साहब हैं और हम लोग मिलजुल करके लगभग 87 पार्टी जो क्षेत्रीय स्तर पर, लोकल लेवल पर, मध्यम और स्थानीय, बिल्कुल जो है लघु लेवल पर और मध्यम स्तर की जो पार्टियां हैं, जिनका एक लोकसभा में, कहीं पर एक जिले स्तर पर ही केवल प्रभाव है, तो सारे देश भर के लगभग 20-22 राज्यों में उनका अपना एक प्रभाव है। तो ये दल जो है उनका यूज एंड थ्रो करते हैं, पूछते ही नहीं है उनको। इसलिए वामन मेश्राम साहब ने एक बड़ी पहल किया और लगभग 3-4 बार राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, आरपीएम गठबंधन की बैठकें अलग अलग राज्यों में लेने का काम किया। तो उसका हम लोग हिस्सा है और उसके तहत हम लोग कोशिश में यह है कि जैसे कांग्रेस गठबंधन का ये फैसला है कि हम बीजेपी को हराना है, तो हमारा भी वही कहना है कि हम बीजेपी को हराएंगे अपने गठबंधन के माध्यम से। अगर इंडिया गठबंधन के लोग सम्मानजनक सीटें दे करके हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी से बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे ही बीजेपी को एक करारी शिकस्त हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में दे सकते हैं। तो हम हमारे गठबंधन के माध्यम से, हम सिद्धांतों के साथ में समझौता नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी को हराने के लिए जो जिस तरीके से आज तमाम संवैधानिक संस्थाओं का समाप्त करने का फैसला हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को अपने नियंत्रण में रखने का जो कार्यक्रम है, चुनाव आयोग जैसी बड़ी संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है वो, तो उसको भी प्रभावित करने का काम सत्ताधारी दल कर रहा है। ईडी सीबीआई से लेकर के दुरुपयोग हो रहा है। शिबू सोरेन जी को, उनके बेटे को, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल को 10 सम्मन आए, मगर अभी वो जाने के लिए तैयार नहीं है। मगर ये जो हेमंत सोरेन है, झारखंड के सीएम,
उनको केवल 2-4-5 एकड़ जमीन को लेकर के ही और उसको जेल में डाल दिया गया। ये बहुत बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी है। हमारी पार्टी अकेले नहीं बल्कि गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ेगी, तो हमने जो सीटें लड़ानी है वो हमने राष्ट्रीय संयोजक महोदय को अपना दे दिया है और सभी दलों को मेलजोल करके हम लोग जो है उसको घोषित करेंगे। परविंदर सर, बीजेपी का एक स्लोगन है जो अभी बहुत चल रहा है कि अब की बार 400 पार। ये इसके पीछे का क्या राज है? केवल जुमला है, वो केवल जुमला है उनका। वो सोच रहे हैं, ये सपना देख रहे हैं वो लोग, जिस तरीके से इंदिरा गांधी के मरने के बाद 84 में राजीव गांधी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा 400 मेरे ख्याल से 419 सीटें शायद जीत करके आई थी उस समय। तो बीजेपी के लोग भी ये सपना देख रहे हैं कि हम वो पुराने जो रिकॉर्ड है उसको ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। मगर जिस तरीके से चौतरफा घिरती चली आ रही है, किसी भी मुद्दे के प्रति जवाबदेही नहीं है। भारत की जो केंद्र सरकार आज की तारीख में बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये जाति आधारित जनगणना करना नहीं चाहती है बैकवर्ड क्लासेस की। ये अभी इलेक्टोरल बोर्ड को लेकर के जिस तरीके से घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, आए दिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो एसबीआई खाम बलि का बकरा बना हुआ है। एसबीआई के लोगों को घोषित कर देना चाहिए कि चुनाव जो सुप्रीम कोर्ट जो जानकारी मांग रही है उसको क्या दिक्कत है, वो खाम अपनी बेइज्जती क्यों करा रहे हैं। तो किस तरीके से ये चल रहा है, सारा धांधली हो रही है चुनावों में, ये सारा बहुत ज्यादा लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभी ये किसी भी प्रति जवाबदेह नहीं है। युवाओं को रोजगार देने में ये लोग जवाबदेह नहीं है। ये लोग जो है महंगाई की जहां तक बात करते थे, वो महंगाई कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ी रही है। तो प्रतिनिधित्व देने की जहां तक बात है, वो सारा किसानों के विरोध में एमएसपी पर कानून बनाने की बात थी, उस पर ये लोग काम कर नहीं रहे हैं। किसानों पर गोलियां बरसाने का काम कर रहे हैं। तो आखिर उनको वोट मिलेगा कहां से? तो ईवीएम के भरोसे ये घोषणा कर रहे थे। तो अभी ईवीएम को लेकर के भी बड़े पैमाने पर देश में एक आक्रोश है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लेकर के जिस तरीके से भारत की जनता, भारत के मतदाता ये चाह रहे हैं कि हमारे वोटों के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, हमारा अभिव्यक्ति व्यक्त करने का जो संवैधानिक अधिकार है, उस पर भी कुठाराघात करने का काम चुनाव आयोग करवा रहा है। तो ये बड़ा गुस्सा है। गुस्सा तो चुनाव में फूटेगा। अभी आप ईवीएम की बात किए, ईवीएम को लेके आपने अभी बड़े-बड़े आंदोलन किए, जैसे 31 तारीख को आंदोलन किए, उसके बाद 22 तारीख को आंदोलन किए। उस आंदोलन में आपके कार्यकर्ताओं को और आपको भी डिटेन करने का काम किया गया प्रशासन द्वारा। हमने अपने चैनल के माध्यम से उसको दिखाया। तो ये ऐसे बड़े-बड़े आंदोलन आप कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया इसमें दिख नहीं रही है अभी तक। अभी चुनाव आने वाले हैं, कुछ चुनाव आयोग की उसमें प्रतिक्रिया दिख नहीं रही है ईवीएम को लेकर। ये चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया ही है, हमारा आंदोलन का ही प्रभाव है कि चुनाव आयोग के जो कमिश्नर हैं उनको इस्तीफा देकर के भागना पड़ रहा है जी। उनको अपनी जान बचानी है। जैसे ही राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम साहब ने 31 तारीख को ये ऐलानिया तौर पर उसकी छाती पे जाकर के ये कहा जंतर मंतर पर कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी स्पष्ट चुनाव नहीं कराते हैं, जैसा कि संविधान निर्माताओं ने उनसे अपेक्षा किया था, तो आने वाले समय में उनको फांसी के तख्ते पर पहुंचाया जाएगा। ऐसा ऐलान करते ही चुनाव आयोग के अंदर में एक डर बैठ गया कि ये बात सही है कि सत्ताधारी दल से प्रभावित होकर के वो काम कर रहा है। अनिल मशीह का उदाहरण आपने देखा, किस तरीके से जो चुनाव में इन्वॉल्व अधिकारी है वो किस प्रकार से भारत के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। एक दल विशेष को जो है वो सत्ता में पहुंचाए रखने का काम करते हैं, जबकि ये पता नहीं है उनको कि वो जिसको फायदा पहुंचा रहे हैं वो ही उनको बलि का बकरा बनाने का काम कर रहा है। संविधान है देश के अंदर में, अभी वो बकरा बना रहे हैं उनको जो है, मगर बाद में जब इंडिविजुअल बीतती है तो उसका खामियाजा उनको अकेले ही भुगतना पड़ता है। जिस दल को वो फायदा पहुंचाते हैं बीजेपी को, वो हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारा ऐसे कोई मतलब नहीं है।
तो ये अधिकारियों को भी सोचना चाहिए, उनको 60 साल तक नौकरी करते हैं वो लोग, करना होगा। तो उनको उनको क्या लेना देना, किसी आपको निष्पक्ष चुनाव कराना है, आपको फ्री फेयर चुनाव कराना है, लेकिन वो सर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। सर इलेक्शन ठीक है। कमीशन की वेबसाइट में डाटा उपलब्ध है। एक कंपनी है हब पावर कंपनी, एक नाम सामने आया है, जो पाकिस्तानी कंपनी है। पुलवामा हमले के बाद लाखों रुपए के इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड खरीदकर भाजपा को चंदा दिया है। इस पर आप क्या किस प्रकार देखते हैं? देखिए, केवल हब कंपनी ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियां हैं। जी। उनको कहीं ब्लैकमेल करने का काम किया गया, उन पार्टियों को रजिस्टर्ड करवाया गया, उसके बाद में उनसे चंदा वसूली किया गया, उनको बॉन्ड खरीदा गया उनके नाम पर, उसको भुनाने का काम बीजेपी के लोगों ने किया, बीजेपी पार्टी ने किया, और उसके बाद में उनको फिर सरकार बनने के बाद में उनको अनाप शनाप पैसा बांटने का भी काम जो है कंपनियों के नाम पर भारत सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की है, उसके द्वारा किया गया। तो ये अभी एक के बाद एक, परत दर परत इसका खुलासा हो रहा है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। एक केवल पाकिस्तान की कंपनी नहीं है, बल्कि बहुत सारी कंपनियां, दर्जनों कंपनियां हैं इस तरीके से, जिनको फायदा पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। तो मुट्ठी भर, अभी देखो नाम की कितनी भयंकर बात है, नाम दिया है चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी जिसने भी नाम दिया है इसको इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर दिया है, जबकि उसको पूंजीपति बॉन्ड कहना चाहिए। ये मतदाताओं का पैसा नहीं है। जिन लोगों ने इन पार्टियों को पैसा दिया है, बीजेपी सहित कांग्रेस और तमाम दलों को, वो लोग तो मेरे ख्याल से वोट डालने भी नहीं जाते हैं। मतदाता बॉन्ड जिसको कह रहे हैं, वो मत भी नहीं डालता, अपने मत की अभिव्यक्ति भी व्यक्त नहीं करते हैं ये लोग। इतने ऐसे लोग हैं ये, लेकिन नाम कितना अच्छा दिया है उसको, इलेक्टोरल बॉन्ड। जी। करोड़ों लोग वोट डालते हैं। हाँ, जो चंदा देने वाली कंपनियां हैं, इसमें तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो उनको संदिग्ध हालत में पाया गया था, उनके ऊपर जांचें लगाई गई थी। यही नहीं, जो चंदा देने वाली कंपनियां हैं, वो तो ऐसे भी उसमें कंपनियां हैं कि जिनके कारोबार बंद है, कोई मुनाफा नहीं है, वो कंपनियां भी इसमें दी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारा खुलासा हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए हम लोग सराहना करते हैं। उनका ये कदम वास्तव में भारत के लोकतंत्र को बचाने का कदम है। ये बहुत अप्रिशिएटेबल है जिस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है, और हम चाहते हैं कि ये सारी देश की जनता के सामने आए। और हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी चाहते हैं कि जैसे दूसरे देशों की सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर ईवीएम को बैंड करने का काम किया, ये भी एक हिस्टोरिकल काम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस महोदय करेंगे। ऐसे भारत की जनता को, प्रजा को, मतदाताओं को बहुत बड़ी अपेक्षा उनसे है कि वो जल्द से जल्द जो है इस काम को करें। ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से देश में बवाल हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है संज्ञान लेकर के जल्द ही देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान ने लोकतंत्र को बचाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया है। तो ये काम भी, ये शुभ काम भी अभी वर्तमान चीफ जस्टिस के हाथों से हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम वो लोग कर सकते हैं, और वो स्वर्णिम अक्षरों में उनका भी नाम रखा जाएगा, ऐसा भारत की प्रजा कह सकती है आने वाले समय में। लेकिन आप लोग तो ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग को बार बार घेर रहे हैं, तो चुनाव आयोग से कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा सकती है? हम ही नहीं घेर रहे हैं राजकुमार जी, कांग्रेस पार्टी भी सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह साहब और उदित राज जी, ये तमाम जो सीनियर लीडर्स है, इनके साथ में हमारा परसों प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो कांग्रेस ने जो ईवीएम मशीन लाने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी भी आज उन्हीं के द्वारा पैदा हुआ वो राक्षस जो है, उन्हीं के गले की हड्डी बन गया है। तो वो भी परेशान है। दिग्विजय सिंह जी का बयान है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बल्कि ईवीएम मुक्त भारत होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बहुत सारे, कई दर्जन पार्टी के लोग इस बात के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए मील का पत्थर अगर कोई बना है तो वास्तव में ही आदरणीय वामन मेश्राम साहब हैं। उन्होंने लगभग 1 दशक तक भारत की प्रजा को जगाने का काम किया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था।
और हमारी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी 20 जनवरी 2015 को हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अर्थियां उठाने का काम किया। ये अर्थियां कांग्रेस को उठानी चाहिए थी उस समय, और कांग्रेस ने नहीं उठाई, क्योंकि कांग्रेस हारी थी। लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी धराशायी हो गई, और उसको ये मुद्दा टेकअप करना चाहिए था, मगर उन्होंने ये काम नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी डर था, उन्होंने भी चोरी किया हुआ था, इस बात से वो भी परेशान थे। और आज उन्हीं के लिए वो शैतान बन चुकी है, उनको भी, उनका भी अस्तित्व खतरे में है। तो कांग्रेस भी उठा रही है इस मुद्दे को, और भी बहुत सारे, बहन मायावती जी ने भी ये मुद्दा उठाया था, अखिलेश यादव जी ने भी ये मुद्दा उठाया हुआ है, तेजस्वी यादव ने भी इस पर बात रखी हुई है, चंद्रबाबू नायडू जो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं गठबंधन में, एनडीए में, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया। 21 दलों के लोगों ने लिखित में दिया हुआ है चुनाव आयोग को। सिंह साहब, क्या ये सारी होना चाहिए, क्या ये सारी पार्टियां सड़कों पर उतरेगी सिंह साहब? बिल्कुल उतरना चाहिए, और नहीं उतरेंगी तो फिर जनता फैसला करेगी। 2024 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ में क्या करना है, जनता के अभिव्यक्ति के साथ में धोखाधड़ी हो रही है, तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर, जैसा कि वामन मेश्राम साहब ने घोषित करके रखा हुआ है कि अगर 2024 में भारत के निर्वाचन आयोग ने मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं कराया, लोगों के वोटों की चोरी को नहीं रोका, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को फोड़ा जाएगा। ऐसा बयान, ऐसा सारे देश भर में तैयारी वामन मेश्राम साहब अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा करवा रहे हैं। तो हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में हो चुका है। कर्नाटक में लिमिटेड एक बूथ पर हुआ है, यहाँ तो सारे भारत में मेश्राम साहब का संगठन का नेटवर्क है, वो करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार भारत बंद किया, भारत सरकार को झुकना पड़ा, नरेंद्र मोदी को अपने फैसले वापस लेने पड़े वामन मेश्राम जी की वजह से, इतिहास गवाह है। परविंदर सर, देखिए चुनाव के पहले सीए का लागू करना है, क्या लगता है आपको? देखिए, सीए की जहां तक बात है, तो सीए के हम लोग पहले भी खिलाफ में थे, आज भी खिलाफत में है, क्योंकि ये जो नागरिकता सिद्ध करने की बात है, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कराने के लिए ये चुनाव में हर बार का इनका जो आजमाया हुआ नुस्खा है, उसका ये उपयोग करते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटने की नीति जो है, ये बीजेपी की और कांग्रेस की नीति रही है हमेशा से। तो ये तोड़फोड़ करो, बांटो, लोगों को आपस में झगड़ा लगाओ, फसाद कराओ, लोगों को मौत की घाट उतारो और अपनी राजनीति चमकाओ, ये इनके चरित्र में है, इन पार्टियों के। तो ये कर सकते हैं, मगर अभी इसलिए नहीं कर सकते हैं, ये कोशिश इनकी है, मगर कोशिश में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से बेदारी लाने का, जिस तरीके से जन जागरण का अभियान, अवेकनिंग लाने का काम वामन मेश्राम जी के द्वारा लगातार चल रहा है, ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है। समाज में जिस तरीके से हिंसा फैलाने का, नफरत का जो माहौल तैयार करने का काम करते हैं, ये जो बम बनाते हैं, धार्मिक बम को मैं कहूंगा, ये धार्मिक बम बनाने का काम बीजेपी के लोग करते हैं, तो उसको डिस्फ्यूज करने का काम मेश्राम साहब के कार्यकर्ता लोग पूरा बूथ लेवल पर गांव-गांव कर रहे हैं। तो अभी वो फसाद नहीं हो रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करा पा रहे हैं। उन्हीं में से एक मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने भुनाने की कोशिश किया, मगर वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी वो ज्यादा प्रभावशाली मुद्दा नहीं रहा है। जी 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 सिंह साहब, अभी कांग्रेस भी लगातार अपना यात्रा शुरू कर रही है, वो भी चला रही है पिछले 1 साल से। चुनाव का बहुत जोर शोर से वो तैयारी कर रही है। उसने एक स्लोगन दिया है, उसने 6 संकल्प लिया है आदिवासियों के लिए। आपको क्या लगता है, वो आदिवासियों को भला कर पाएगी? मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा इस संदर्भ में, कि जैसे मोदी जी गारंटी बांट रहे हैं, राहुल जी भी गारंटी बांट रहे हैं, मगर इनकी औकात नहीं है कि ये स्टैम्प पेपर पर लिख करके उस गारंटी को दे सकें। भारत की एकमात्र इकलौती पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी है जो भारत के वोटरों के साथ में एग्रीमेंट करती है, मतदाताओं के साथ में अपना हलफनामा प्रस्तुत करती है, एग्रीमेंट करती है कि आप अगर हमें वोट देंगे तो हम आपके लिए ये स्टैम्प पेपर पे लिखे हुए सारे जो मुद्दे हैं हमने जो जारी किए इलेक्शन मैनिफेस्टो के तौर पर, अक्षरशः लागू करेंगे। किसी भी पार्टी की औकात नहीं है, ना बीजेपी की है, ना कांग्रेस की है, ना किसी एरा की, ना सुखेरा की है। हम करेंगे। ये लिखित में दस्तावेज हमने 2014 से इस मुद्दे को उठाया हुआ है, ये परंपरा 14 से शुरू किया है। ये बात अलग है कि अभी जिस तरीके से भ्रम का शिकार हमारे लोग हो जाते हैं, लालच का शिकार हो जाते हैं, तो आने वाले समय में उनको समझ में आएगा
2014 का इलेक्शन मैनिफेस्टो हमारा उठा के देख लीजिए आप राजकुमार जी, उस समय से हमारा मैनिफेस्टो है। आज राहुल गांधी जो मुद्दे को उठा रहे हैं, ये सारे के सारे मुद्दे हमारे, या नरेंद्र मोदी जी जो योजनाएं बना रहे हैं, हमारे 2014 का मैनिफेस्टो आप पढ़ लीजिए, 2019 का मैनिफेस्टो आप पढ़ लीजिए। 49 सूत्रीय हमारा मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है। हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होगी, हमारी डिफेंस पॉलिसी क्या होगी, हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी की युवाओं के लिए रोजगार देने के संदर्भ में एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्या होगी, हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पॉलिसी क्या होगी, सारे डिपार्टमेंट को लेकर के हमारी फार्मर्स पॉलिसी क्या होगी, ये सब दिया हुआ, हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, ये सारे हम लोगों ने ऑन रिकॉर्ड स्टैंप पेपर पर छाप के दिए हुए हैं मतदाताओं को। मगर क्योंकि ये मीडिया जीवी लोग हैं, हमारे मुद्दे जो है मीडिया में फ्रंट पे नहीं आ पाते हैं मीडिया की वजह से, क्योंकि भारत का जो मीडिया है वो निष्पक्ष नहीं है। भारत का मीडिया केवल सत्ताधारी दलों के और विपक्ष में जो घोटाला किए हुए लोग हैं पहले से सरकार में, उनके टुकड़ों पर पलने वाला मीडिया है। ये तो हम धन्यवाद देते हैं दुनिया वालों को जिन्होंने ये सोशल मीडिया का निर्माण करने का काम किया, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों तक हम अपनी बात को, अपनी आवाज को, अपने लोगों को, अपने मुद्दों को पहुंचाने में कामयाब होते हैं। मेन मीडिया तो बिल्कुल एंटी कॉन्स्टिट्यूशन मीडिया हो गई है, उससे भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के इतना सारा बवाल हो रहा है, चीफ जस्टिस उस पर खुद सतर्क है, और भारत की किसी भी मीडिया के अंदर में उस मुद्दे को हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको बचाने के लिए कोशिश की जा रही है। बहुत शर्मनाक बात है ये, इसमें प्राइम टाइम में चर्चा होनी चाहिए, मगर नहीं कर रहे हैं वो लोग। सिंह साहब, अभी जी चुनाव को लेकर आप अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं केवल अपने भारत भर में जो बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थक हैं, डोनर हैं, हमारे जो बहुसंख्याक विचारधारा से जो प्रेरित लोग हैं, वो सभी लोगों से मैं केवल एक ही अनुरोध करूंगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है बहुत क्रूशियल चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये हमारे अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। ये केवल चुनाव का मामला नहीं है, बल्कि हजारों साल से हमारे लोगों की जो गुलामी मजबूत हो रही है, उस गुलामी से मुक्ति पाने की ये संघर्ष है, ये चुनाव, ये लड़ाई है। तो आप अपने मताधिकार का उपयोग, जो वास्तव में आपको वास्तविक गारंटी देने का काम करें, जुमलेबाजों से बचो, हर हाल में बचिए। नहीं तो पहले भी आप धोखा खाते आए हैं, आगे भी धोखा खाते रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि हारने वाली पार्टी को वोट डालने से क्या फायदा होगा। ये उनके दिमाग में गलत बातें डालने का काम ये जो मीडिया के लोग करते हैं, और जो सत्ताधारी दल के लोग, घोटालेबाज लोग करते हैं। बल्कि वोट एक अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है, वोट किसी को हराने जिताने का मामला नहीं है। जो सही है, जो स्टैंप पेपर पर गारंटी के साथ में आपको वादा कर रहा है, उसके साथ खड़े हो जाइए। आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर आपकी आवाज बुलंद होगी, आप भारत के शासक बनेंगे। बहुसंख्याक लोग, इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। जुमलेबाज लोग हैं, पहले भी ये लोग जुमला कर चुके हैं। 2 करोड़ नौकरियां देंगे, महंगाई कम होगी, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, विदेशों से काला धन हम वापस लेके आएंगे, 15-15 लाख आपके खाते में भिजवाएंगे। ये जुमलेबाज लोग चुनाव खत्म होने के बाद और फिर कहते हैं कि अरे वो तो चुनावी जुमला था। अमित शाह जैसे जिम्मेदार लोग कहते हैं, तो ये अपनी उससे पलटे नहीं, स्टैंप पेपर पे लिख के जारी करें अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो। विदेशों से काला धन लाने की बात नरेंद्र मोदी ने कहा था। अरे हम कह रहे हैं, भारत में जो आपने काला धन इकट्ठा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर, ये देने में आपको शर्म आ रही है? किस किस पार्टी से, किस किस कंपनी से कितना चंदा मिला आपको? बल्कि कानून बना दिया आप लोगों ने कि भारत की प्रजा को बताना जरूरी नहीं है। ये शर्मनाक बात है। क्यों नहीं है भाई? जैसे वोट ले रहे हो, इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम दे रहे हो उसको, मतदाता बंद कह रहे हो उसको, वो तो पूंजीपति बॉन्ड कहना चाहिए आपको। भारत की प्रजा को तो आप लोगों ने केवल 5 किलो राशन पर भीख बांटने पर जिंदा रखा हुआ है। जी, लार्ज स्केल की जो जनता है भारत की, वो आप कहते हो, एक तरफ बात करते हो आत्मनिर्भर भारत बनाने की, और दूसरी तरफ सरकार अपने ऊपर निर्भर रखी हुई है।
रोजगार विहीन कर दिया है पूरा तरीके, रोजगार से वंचित कर दिया है लोगों को। स्वाभिमान नाम की कोई जिंदा चीज नहीं छोड़ी है लोगों के बीच में, प्रजा के अंदर में। 5 किलो भीख बांट बांट करके जो है, अरे किसान ही अन्न पैदा करता है और किसान के ऊपर में ही आप ये कर रहे हो सारा जो है। उनको तो फसल का मूल्य तक भी नहीं दे रही है सरकार। जी, तो ये हमारे साथ थे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद। राजकुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, आपके दर्शकों का भी। राजकुमार सर, आपने भी अपना कीमती समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।